नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ड्रोन और सीमा पार सुरंगों से खतरे के मद्देनजर बीएसएफ को इन सीमा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए 500 भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एक नई पहल की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से बीएसएफ को भारतीय कंपनियों की मदद से ड्रोन और सुरंगों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए बीएसएफ हाईटेक अंडरटेकिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन भूमि को लॉन्च किया है और ये भारत के आत्मनिर्भर मिशन का ही हिस्सा है। आपको बता दें कि बीएसएफ वर्तमान में जिन मुख्य चुनौतियों का सामना कर रही है उनमें से एक पश्चिमी सीमाओं के साथ सीमा पार भूमिगत सुरंगों का पता लगाना है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती भी बने हुए हैं। यानी कि बीएसएफ के लिए भूमि प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी प्रोग्राम है जो ड्रोन हमले और भूमिगत सुरंगों का पता लगाएगा। इसके अलावा उन्हें तुरंत नष्ट भी कर देगा और ये आत्मनिर्भर भारत मिशन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि वायुसेना और सीडीएस विपिन रावत को लेकर आ रही है। दरअसल सीडीएस जनरल विपिन रावत जी के बयान पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी का भी बयान आया है। आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना एक सपोर्टिंग ब्रांच बनी हुई है, जैसे कि तोपखाने सेना में लड़ाकू हथियारों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में आरकेएस भदौरिया जी ने कहा कि यह अकेले सहायक भूमिका नहीं है, वायु शक्ति एक बड़ी भूमिका है और किसी भी इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड में एयरफोर्स की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सीडीएस का ये एक बड़ा सुधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ये काफी जटिल मुद्दा भी है। हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को स्थापित करने के लिए ही है, लेकिन हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो हमारी आंतरिक चर्चाओं में है और ये इस बात से संबंधित है कि हमें इसे कैसे करना है। साथ ही थिएटर कमांड बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है और इसका इस्तेमाल युद्ध में बहुत बड़ा प्रभाव भी डालेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारत के स्वार्म ड्रोन्स को लेकर आ रही है। पाकिस्तान की हरकतों को अब जवाब देने का वक्त आ गया है और ऐसे में इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि ये हमला पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इसके अलावा लश्कर तोयबा की मिलीभगत से कराया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत की सारी हदें लांघ दी है। अब भारत के खिलाफ ड्रोन युद्ध छेड़ने का अंजाम क्या होगा ये आज पाकिस्तान को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों अब भारत की बारी आ चुकी है। हवाई युद्ध के लिए हिंदुस्तान के पास ऐसी घातक मशीनी योद्धा हैं जो पाकिस्तानी फौज के टैंकों के साथ साथ आतंकियों के ठिकाने भी खत्म कर सकती है। मतलब है कि हिंदुस्तान की आर्मी ड्रोन अटैक करने में भी सक्षम है और पाकिस्तान की हिमाकत को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आर्मी ने बॉर्डर एरिया में तैनात पुलिस के जवानों को भी ड्रोन वाली साजिशों को नाकाम करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। यानी कि अब पाकिस्तान के इन ड्रोनों की खैर नहीं है। भारत के स्वार्म ड्रोन ये भविष्य के वो हवाई योद्धा हैं जो पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए पलक झपकते ही सरहद की हद पार कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के वो स्वार्म ड्रोन हैं जो ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान की जंगी सड़क की सर्जरी कर सकते हैं। जब कई सारे ड्रोन एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग कहते हैं। इसमें एक मदर ड्रोन होती है जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अधिक संख्या के कारण दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इनके ऊपर बेअसर साबित हो जाती है। स्वार्म ड्रोन 50 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और टारगेट के बेहद करीब जाकर महज 500 मीटर की दूरी पर उन्हें खत्म कर सकते हैं। इनमें बंदूक या बम लगे हो सकते हैं जिनसे फायर या विस्फोट किया जा सकता है। मतलब यह है कि दुश्मन की हर कूटनीति की काट इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। भारत को जो छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है और पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की सारी हदें पार कर ली है, इसीलिए उसका खात्मा तो तय है, फिर चाहे वो आत्मघाती ड्रोन हो या फिर आतंकवादी। यानी कि अब पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा और भारत के स्वार्म ड्रोन से वो अभी वाकिफ नहीं है और जल्द ही वाकिफ भी कराया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो आ रही है इजराइल को लेकर। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के एल्टा सिस्टम ग्रुप को दर्जनों ड्रोन गार्ड काउंटर यूएस यानी कि CUAS सिस्टम का ऑर्डर मिला है और इसे किसी साउथ एशिया के देश ने उसको ऑर्डर दिया है जिसकी कुल लागत $10 मिलियन है। दक्षिण एशिया का देश भारत या श्रीलंका हो सकता है क्योंकि इजराइल के दोनों के साथ बहुत ही घनिष्ठ सैन्य सहयोग है। लेकिन इस वक्त आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रोन को काउंटर करने की जरूरत किसको है, तो अंदेशा साफ तौर पर भारत की तरफ है। यानी कि भारत की तरफ से ही ये ऑर्डर इजराइल को दिए गए हैं क्योंकि इजराइल कभी भी उस देश का नाम नहीं लेता जिसके साथ वो एक प्रमुख हथियार डील करता है। साथ ही एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि
मल्टी सेंसर मल्टी लेयर ELI 4030 ड्रोन गार्ड सिस्टम दुनिया में मोस्ट कैपेबल बैटलफील्ड प्रूवन सिस्टम है, जो कि ड्रोन हमलों का पता लगाने, उनको कैटेगराइज करने, पहचान करने और उन्हें खत्म करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ड्रोन गार्ड सिस्टम के एडवांस रडार क्षमताओं को भी विकसित किया है। ड्रोन गार्ड सिस्टम एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को संभालता है और वर्ल्ड वाइड मल्टीपल ड्रोन के थ्रेट्स के प्रति एक सॉल्यूशन प्रदान करता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन 3D एक्स बैंड रडार, ड्रोन डिटेक्शन के लिए एक की और एक इंटीग्रेटेड कॉम्बिन ESM, मल्टी चैनल जैमिंग और इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन EO/IR क्षमताएं हैं। साथ ही इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के अधिकारी ने बताया कि मल्टी सेंसर मल्टी लेयर ड्रोन गार्ड सिस्टम ड्रोन हमलों के खतरे के लिए एक कुशल सॉल्यूशन प्रदान करता है। ड्रोन गार्ड पूरी तरह से ऑटोमेटिक ड्रोन डिटेक्शन को सक्षम करने के लिए ऑटोमेशन प्रोसेसिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेटेड करने वाले ड्रोनों की लंबी दूरी तक पता लगाने और ऑटो डिटेक्शन भी प्रदान करता है। जहां तक बात करते हैं दोस्तों स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की, तो भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हैं, इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसे में हमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने हैं। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी विकसित किए जाएंगे, साथ ही साथ एक बड़ी सीमा की सुरक्षा के लिए विदेशों से भी ड्रोन खरीदे जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट राफेल विमानों को लेकर आ रही है। दोस्तों फ्रांस ने अब खुद ही राफेल फाइटर जेट की डील की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक जज की नियुक्ति के आदेश भी दे दिए गए हैं। करीबन 9.3 अरब डॉलर के समझौते के तहत भारत को 36 राफेल फाइटर जेट दिए जाने हैं। ये समझौता भारत सरकार और फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट के बीच हुआ था और इस सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में इन आरोपों को खारिज कर दिया और जो आरोप लगाए गए थे उनमें कोई दम भी नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ने राफेल सौदे की जांच करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल डील को लेकर जारी संदेह को दबाना चाहती है। इससे पहले अप्रैल महीने में भी मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया था कि राफेल डील में मदद करने वाले लोगों को छिपाकर करोड़ों रुपए की दलाली भी दी गई है। हालांकि दूसरी तरफ डसॉल्ट ने इन आरोपों का खंडन भी किया और दावा किया कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भारत की केंद्र सरकार ने इस सौदे में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन किया है और इसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब राफेल डील की जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि दोस्तों खुद फ्रांस ने राफेल डील के लिए एक जज भी नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद ये सारी डिटेल्स सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोस्तों जब देश की सुप्रीम कोर्ट ही राफेल डील को क्लीन चिट दे चुकी है, तो ऐसे में जो हमारे देश के कुछ जयचंद हैं उन्हें ये बात नहीं पची और उन्होंने इसको इशू बनाया, जिसकी वजह से भाई फ्रांस भी अपनी इमेज क्यों खराब करेगा, उसे भी अपनी इमेज बचानी है। तो इसीलिए उसने एक खुद जज नियुक्त कर दिया है जो पूरी डिटेल से जांच करेगा और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे तब आगे की बात की जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है इजराइल और श्रीलंका को लेकर। इजराइल के एरोस्पेस ने श्रीलंका की एयरफोर्स के केफिर एयरक्राफ्ट के लिए $50 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे में उन्नत रडार, सेंसर, संचार प्रणालियां और नए हेलमेट को इंटीग्रेटेड करने के लिए उन्नत 4+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान के पुराने एविनिक्स को नए एविनिक्स से बदलना भी शामिल है। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में श्रीलंका की वायुसेना के कर्मियों को इनोवेशन के लिए स्किल्स का भी हस्तांतरण किया जाएगा। यह अपग्रेडेशन श्रीलंका की वायुसेना और उनकी स्थानीय सुविधाओं में किया जाएगा। आपको बता दें कि केफिर जब पहली बार विकसित हुआ तो युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर था, जिसमें कि भारी गोला बारूद यानी कि हजारों टन तक ले जाने और सटीक तरीके से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता थी। इसीलिए श्रीलंका की वायुसेना ने इन विमानों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। 2012 और 2018 में श्रीलंका की वायुसेना के केफिर बेड़े ने अमेरिकी वायुसेना और अन्य वायुसेनाओं के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड फ्लैग अभ्यास में भी भाग लिया था। केफिर ने पूरे अभ्यास के दौरान असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो F-15, F-16 और अन्य भाग लेने वाले विमानों की तुलना में कहीं बेहतर भी है। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम के अलावा एक नए स्थान पर अधिक उन्नत परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की पेशकश की है। साथ ही रशिया ने कहा कि हम भारत में नई साइट में अत्याधुनिक 3rd जनरेशन के रूसी डिजाइन की गई परमाणु ऊर्जा यूनिटों के सीरियल निर्माण को शुरू करने के लिए तैयार है और ये मौजूदा समझौतों के द्वारा निर्धारित किया गया है। 2014 में 3 और 4 यूनिट के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और रूस ने 2017 में एक ही डिजाइन के साथ ही 2 अलग अलग यूनिट के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की थी। कई वर्षों से कुडनकुलम NPP निर्माण परियोजना रूस और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग का प्रतीक भी रही है। आपको बता दें कि रशिया के रोसटॉम के पास सभी उन्नत परमाणु ऊर्जा टेक्नोलॉजियां हैं।
तो दोस्तों ये थे अभी के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।